हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले हमारा जो अगला मंथ है अप्रैल, उसमें हमारा डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो डीबीटी के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। 2023 फिर 2022 इस तरह से हम बैक जाएंगे। तो इसी सीरीज़ में हम 2023 के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर नॉट ए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमें याद रखना है, पूछा गया नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी डीएनए इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। तो जो ये आपका टॉपिक है ये बायोटेक से रिलेटेड है, इसमें हमें एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो टी डीएनए और नॉन टी डीएनए क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं जो एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, ये टीआई प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर देखिए ये टी डीएनए रीजन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन होता है इसको हम लोग टी डीएनए रीजन नाम देते हैं। और जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो रीजन है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, नॉन टी डीएनए रीजन। ये जो रीजन है इसको हमने नाम दिया नॉन टी डीएनए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीडीएनए, यानी कि ये टीडीएनए है। ये नीचे चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन जो है इनमें से चार ऑप्शन में से जो इस टीडीएनए का पार्ट नहीं है। तो आप जरा देखिए, सबसे पहले नॉन टीडीएनए को देखते हैं। तो यहाँ पे वायरुलेंस जीन जो है ये आपका नॉन टीडीएनए का पार्ट है, यानी कि जो आपका जो वायरुलेंस जीन जी है ये आपका किसका पार्ट है, नॉन टी का। तो यानी कि टी का पार्ट ये नहीं है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा कौन सा, थर्ड। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जो ओपाइन होता है इसी के अंदर हमारे कई चार तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो नोपालिन, उसी तरह से हमारा ऑक्टोपाइन सिंथेस जो है वो हमारा टीडीएनए का पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा टीडीएनए का पार्ट है। आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज और इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेसिस, ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ये दोनों भी हमारा किसका पार्ट है, टीडीएनए का पार्ट है। इस तरह से इसमें पूछा गया था कि कौन जो है वो टीडीएनए का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो थर्ड आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि जो हमारा वायरुलेंस जीन जो होता है वो नॉन टीडीएनए का पार्ट होता है, और जो जीन ट्रांसफर में जो जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसमें हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा जाएगा क्या, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स सेट आर जनरली इक्विप्ड विद देयर ओन जीनोम। नीचे सारे हमारे ऑर्गेनेल्स के नाम दिए गए हैं और इनमें से कहा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जिनके पास में अपना जीनोम पाया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा न्यूक्लियस के पास अपना जीनोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ये प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन जो सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकैरियोटिक सेल के संपर्क में आ गए और ये उनके सेल ऑर्गेनेल की तरह वर्क करने लगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके पास भी अपना डीएनए होता है, और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास भी अपना डीएनए होता है। तो हमें याद रखना है कि सेल में हमारे तीन ही ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास अपना डीएनए है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जहां हमें ये ऑप्शन मिल रहा होगा वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन में हमें मिल रहा है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो थर्ड आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। तो ये मान लो हमारा क्या है, कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस स्टेप में क्या होगा कि एडीपी पे फॉस्फेट लगा करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम लोग नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, उसको जरा हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इसमें इसका जो अभी दो पोजीशन पर फॉस्फेट है, एक फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरा थर्ड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट है वो एडीपी को दे दिया जाएगा और एडीपी जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो हमारा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अब आप ऑप्शन में मैच कराइए। तो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। वहीं जो दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है
वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पीईपी, पेप से हमारा जब पायरुवेट बन रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। ये एडीपी पर फॉस्फेट लगा देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी में। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट वाला जो स्टेप है ये भी हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन स्टेप है। तुम्हारा ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए और सी दिया गया है, तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा क्या, फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग कराना है। इस तरफ हमारा नाम दिए गए हैं जैसे कंडेंसिन, कोएसिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, और इधर हमें लिस्ट सेकंड से मैच कराना है कि यूक्रोमेटिन क्या है, कंडेंसिन क्या है, कोएसिन क्या है। तो सबसे पहले हम यूक्रोमेटिन ही स्टार्ट करते हैं। तो यूक्रोमेटिन मतलब होता है डीएनए का लूजली डेंस रीजन, मतलब ये डीएनए है, डीएनए का लूजली डेंस रीजन यानी कि जो सुपर कॉइलिंग जहां पर कम हो और जिसको डीएनए रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इजिली क्या किया जा सके, ओपन किया जा सके, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, यूक्रोमेटिन। और जो कोहेसिन होता है, कोहेसिन क्या होता है, जब डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है तो ये पहले एक क्रोमोसोम है, जब रेप्लिकेशन होगा तो इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से उलझे ना, इसके लिए इनको यहाँ पर रोकने का काम जो करता है वो हमारा करता है कौन, कोहेसिन। तो ये कोहेसिन प्रोटीन जो है वो आकर के बाइंड हो जाती है कुछ इस तरह से और इनको सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम करती है। तो ये हमारा कौन है, कोहेसिन है। और जो कंडेंसन होता है ये क्रोमोसोम को कंडेंस करने का काम करता है। ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कराता है जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो इसका काम है कंडेंसन। अब हम मैचिंग कराना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूक्रोमेटिन को। तो लिंक सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, तो ये हमारा किसका आंसर है, तो कोहेसिन सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो कोहेसिन का हमारा चला जाएगा क्या, फर्स्ट। कंडेंसिन क्रोमोसोम को कंडेंस करने का काम करता है। तो कंडेंसिन से रिलेटेड देखिए कहाँ दे रहा है, हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम टू कॉम्पैक्ट बॉडीज। तो यहाँ पर इन्होंने क्रोमोसोम को कॉम्पैक्ट किया और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हमारा काम हो गया किसका, कंडेंसिन का। वहीं यूक्रोमेटिन क्या होता है, तो हाईली कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विद इनएक्टिव जीन्स, नहीं। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन हमारा हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है और जो जहां पर जीन्स मेनली नहीं पाए जाते हैं, और यूक्रोमेटिन में हमारे जीन्स पाए जाते हैं। तो यूक्रोमेटिन क्या हो गया, पार्सली डीकंडेंस्ड, यानी कि हाईली कंडेंस्ड नहीं है जिसको इजिली आप आसानी से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो पार्सली डीकंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विद एक्टिव जीन्स रीजन। तो यूक्रोमेटिन में हमारे एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन में हमारे इनएक्टिव जीन्स पाए जाते हैं। तो ए का हमारा जा रहा है कौन सा, सेकंड। अब हम यहाँ पे मैच करा लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ए का हमारा सेकंड है, तो ए का सेकंड केवल दो ऑप्शन में मिल रहा है, एक फर्स्ट में मिल रहा है और एक फोर्थ में मिल रहा है, यानी कि सेकंड और थर्ड हमारा आंसर नहीं जाएगा। अब आप देखिए सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए सी का फोर्थ है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखिए सी का फर्स्ट जा रहा है, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ जा रहा है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रोपोफेज। तो ट्रोपोफेज को यहाँ पर डेफिनेशन हमने मेंशन किया गया है, द फेज इन द एक्टिव ग्रोथ ऑफ ए कल्चर इन विच प्राइमरी मेटाबोलाइट आर फॉर्म्ड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रोपोफेज का मतलब हुआ कि वो फेज जहां पर प्राइमरी कल्चर में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड होते हैं उसे हम लोग ट्रोपोफेज नाम देते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल तो नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉपिकल प्रोड्यूस नहीं, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट तो हाँ। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ट्रोपोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रोपोफेज में क्या होता है, कल्चर से प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए अगले एग्जाम में क्या आ जाए, इसी की जगह अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द मीन्स ऑफ इडियोफेज, तो इडियोफेज में क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है और ट्रोफोफेज में हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स जो डाटाबेसेस हैं वो यहाँ पर एक लिस्ट 1 में नाम दिया गया है और वो डाटाबेसेस किस चीज के लिए है वो लिस्ट सेकेंड में नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा दिया गया RCSB। तो RCSB मतलब हो गया रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक, यानी कि ये कैसा डाटाबेस है, स्ट्रक्चरल डाटाबेस है। OMIM का मतलब हुआ ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन,
इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया क्या, OMIM। वहीं हमारा DDBJ, तो DDBJ का मतलब हो गया DNA डाटा बैंक ऑफ जापान इज ए बायोलॉजिकल डाटाबेस दैट कलेक्ट DNA सीक्वेंसेस। DNA सीक्वेंसिंग यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे दो हो गए, एक DNA और RNA। तो ये किसकी बात कर रहा है, DNA सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। इसको हम अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहेंगे तब भी ठीक है। वहीं हमारा तीसरा है फ्लाईबेसिस। तो फ्लाईबेस इज ए ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक डाटाबेसिस एंड द प्राइमरी रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर डाटा ऑफ द इंसेक्ट्स फैमिली ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला एक फ्लाई है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लाईबेसिस। और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि इंसेक्ट फैमिली ड्रोसोफिला फिलिडी से रिलेटेड है, तो ये ड्रोसोफिला का हो गया। तो आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। जैसे हमारा DDBJ है तो ये न्यूक्लियोटाइड या DNA डाटाबेसिस है, तो सी का जाएगा क्या, फर्स्ट। RCBS ये हमारा स्ट्रक्चरल डाटाबेसिस है, तो इसका चला जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेसिस। PDB मतलब प्रोटीन डाटा बैंक, तो ये हमारा हो गया किसका, RCSB यानी कि फोर्थ चला गया। OMIM यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस या म्यूटेशन की बात करें तो OMIM को चला गया हमारा क्या, थर्ड। और फ्राई डाटाबेसिस ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है ड्रोसोफिला के बारे में, तो ये हो गया हमारा फोर्थ का सेकंड। अब आप ऑप्शन मैच कराइए, तो ए का फोर्थ किस में जा रहा है, तो इकलौता हमारा एक ऑप्शन है इसमें ए का फोर्थ जा रहा है, बाकी ऑप्शन भी हम जरा मैच करा लेते हैं। तो फ्लाई डाटाबेसिस यानी कि डी का हमारा जाएगा क्या, सेकंड। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर देखिए डी का सेकंड भी केवल एक ऑप्शन में जा रहा है, इस तरह से हमारा सेकंड आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है वो कार्ल इरेकिस ने दिया था। ये आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है हमारे कार्ल इरेकिस। ये हमारे कार्ल इरेकिस जो है ये एक हंगेरियन इंजीनियर हैं और जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा क्या, कार्ल इरेकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये एक देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए बताया गया है आपको कि जो एक हमारा पेप्टाइड सीक्वेंस है जिसको इन्होंने नाम दिया ELTTEK, फॉलोइंग इट्स बैकबोन साइक्लाइजेशन टू साइक्लिक। तो ये ELTTEK जो है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको इन्होंने बोला कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। और ये एक पेप्टाइड है, तो हमें पता है कि पेप्टाइड में अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है, जैसे मान लो हमारा 3 और 3 6 अमाइनो एसिड की ये पेप्टाइड है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो होता है हमारा N-1 फॉर्मूला। N इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो 6 - 1 इक्वल टू 5। तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो हमारे कितने पेप्टाइड बन रहे होंगे, 5। और अगर हम यही बात करें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो N इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे 6 है, अगर ये स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या किया है, साइक्लाइजेशन में भेज दिया है, तो जब ये साइक्लिक हो जाएगा तो हमारे 6 अमाइनो एसिड होंगे, हमारे 6 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद इन्होंने सबका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, तो जैसे E है, E का मॉलिक्यूलर वेट है हमारा कितना, 147। और L है, L का मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 131। T जो है, T का हमारा मॉलिक्यूलर वेट है 119। फिर से T है एक बार, तो T का फिर से मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 119। फिर से E है, तो E हो जाएगा हमारा 147। और जो हमारा E के बाद K है, K का हमारा हो जाएगा कितना, 146। तो हमें क्या करना है, इन सबको पहले जोड़ देना है। ये 6 हैं, तो जब 6 को हम जोड़ेंगे, 147, 131, 119, ये आपका 2 बार है, फिर 147 और फिर 146। आप जब इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 809। अब देखिए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया सर्कुलर के लिए क्या होता है, N इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे 6 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। और हमें एक चीज़ पता है, जब हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो वहाँ पर पढ़ा था हमने कि जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2, यानी कि 18 जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम हो जाता है जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं कितने, 6। तो 18 × 6 करेंगे जब, तो आपका आएगा 108। तो 9 में से 8 गया तो 1 0 और 8 में से 1 गया 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 701।
1, यानी कि थर्ड आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ पीएस मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से कौन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड फर्स्ट। तो पीएस सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप एक डायग्राम जरा यहाँ पर देखिए। तो ये आपका पीएस सेकेंड है, ये पीएस फर्स्ट है। यहाँ से जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकला तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हुआ, जब यहाँ पे सनलाइट दी गई तो ये एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करता है पी क्यू, यानी कि प्लास्टो क्यूनॉन। उसके बाद ये जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर, यानी कि आपका ये होगा साइटोक्रोम एफ। उसके बाद आपका गया ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, फिर आपका आ गया पीएस फर्स्ट, और इसके बाद आपका जाता है फेरोडॉक्सिन पर। तो सबसे पहले पूछा गया तो फर्स्ट नंबर पर हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, प्लास्टो क्यूनॉन, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग थर्मल डीनेचुरेशन द टीएम ऑफ ए प्रोटीन डिनोट। टीएम मतलब हो गया मेल्टिंग टेम्परेचर, डीएनए के रिस्पेक्ट में हमने इसको पढ़ रखा है। तो टीएम डीएनए के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें से हाफ ऑफ द डीएनए क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। यानी कि ये टोटल 10 थे तो 5 तक आपका क्या हो जाए, 5 न्यूक्लियोटाइड तक डीएनए जो है वो आपका मेल्ट हो गया। या फिर हम बोले मिड पॉइंट ऑफ जो टेम्परेचर है, तो इसमें आप देखिए प्रोटीन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें बोला गया है EcoR1 एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द सीक्वेंस GATTC। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा कौन, EcoR1। ए स्ट्रेच ऑफ लीनियर डीएनए, यानी कि ये लीनियर डीएनए है विद 6 GATC। इसके पास कितने GATC हैं, 6 GATC हैं, सीक्वेंस है। अपॉन डाइजेशन विद EcoR1 विल गिव राइज टू, कह रहा है कि जब EcoR1 से इसको डाइजेस्ट किया गया तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो देखिए जब ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो एक हमारा साइट हो गया यहाँ पर, दूसरा साइट हो गया यहाँ पर, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6 साइट हो गए डीएनए में। तो देखिए जब मान लीजिए अगर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती, तो जब आप इस फ्रेगमेंट को काटते यहाँ पर, तो आपको जब एक बार एक रिस्ट्रिक्शन साइट है तो आपको फ्रेगमेंट मिल रहे हैं कितने, 2। ठीक है, एक आपको ये मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा जब एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। वहां पर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कितने रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, 6 GATTC रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो यानी कि EcoR1 इस लीनियर स्ट्रैंड को कितने जगह काटेगा, 6 जगह। तो जब देखिए एक बार यहाँ कट किया तो आपको एक फ्रेगमेंट ये मिला, दूसरा ये मिला, जब यहाँ काटेगा तो आपको 3, 4, 5, 6 और 7, तो आपको कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, 7 मिलेंगे। यानी कि जितने रिस्ट्रिक्शन साइट उससे +1, तो अगर n रिस्ट्रिक्शन साइट है तो +1, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 7। n = 6 + 1 7। ये हो गया आपका लीनियर डीएनए के लिए। अगर यही बोलता आपको कि सर्कुलर डीएनए है, तो सर्कुलर में आपका जितने आपके रिस्ट्रिक्शन साइट होते उतने ही आपके क्या होते, फ्रेगमेंट होते। अगर n = 6 है तो आपके 6 ही क्या होते, फ्रेगमेंट होते। लेकिन हमारा डीएनए कैसा है, लीनियर है, तो यानी कि हमारे फ्रेगमेंट कितने होंगे, 7 फ्रेगमेंट, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि फैक्ट है लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे से फायदा ले रहे होते हैं। तो इस जो लाइकेन है वो सिम्बायोसिस का एग्जांपल है किसका, एल्गी और फंजाई की जो सिम्बायोसिस होती है उसको हम लोग लाइकेन नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन मशीनरी। तो डीएनए रिप्लिकेशन मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर देखिए पूछा गया है कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये मान लीजिए आपका डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है, ये आपका एक डायरेक्शन ऐसे आएगी और एक आपका ऐसे जाएगा। अब देखिए डीएनए हेलिकेज का काम होता है 2 स्ट्रैंड जो है इनको सेपरेट करने का काम आपका कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। तो ये डीएनए मशीनरी का पार्ट है। प्राइमेज का काम होता है प्राइमर लगाना, तो प्राइमेज भी है। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि आने वाले नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना और लेंथ को बढ़ाना, तो ये भी है। डीएनए एंडोन्यूक्लियस एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए रिप्लिकेशन में इसका कोई भी काम
नहीं होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट ए पार्ट ऑफ, तो डीएनए एंडोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डी एलानिन एंड एल एलानिन आर। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जब हमने आपको पढ़ाया तो वहां पर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए। एनोमर क्या होता है कि कोई शुगर है, जैसे मान लीजिए साइक्लिक शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका अगर ओ एच ग्रुप ऊपर लगा हुआ है और एच ग्रुप नीचे लगा हुआ है तो ये आपका बीटा कन्फर्मेशन है। अगर ये एच ग्रुप ऊपर हो जाए और ओ एच नीचे हो जाए तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, अल्फा कन्फिग्रेशन। इस तरह का जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होता है अल्फा और बीटा वाला, इसको हम एनोमर नाम देते हैं। एनेंसियोमर क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एलानिन और लेबो रोटेटरी एलानिन। जैसे आप अपने चेहरों को शीशे में देखिए तो जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट होगा और जो आपका राइट है वो मिरर में लेफ्ट होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म बनते हैं। तो जो डी और एल फॉर्म है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इसे हम नाम देते हैं क्या, एनेंसियोमर। एपीमर क्या होता है कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, केवल एक कार्बन पर डिफरेंस होता है, उसे हम लोग एपीमर नाम देते हैं। इसमें आपका जैसे ग्लूकोज के आपके दो एपीमर होते हैं, एक गैलेक्टोज होता है और दूसरा आपका मेनोज होता है। ये कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में हमने पहले से पढ़ रखा है, आप वहां पर जाकर के एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो डी और एलानिन आपके क्या है, एनेंसियोमर है, ठीक है, मिरर इमेज है एक दूसरे के। इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने थ्योरी में मेंशन किया गया है, रिफर टू एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस डिजाइन टू इंप्रूव द कोडॉन कंपोजिशन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट जीन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया विदाउट अल्टरिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। देखिए आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड है, इसको एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किया जा सकता है। तो कुछ कोडॉन है जिनकी फ्रिक्वेंसी या इफिशियंसी ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं जो मोर फ्रिक्वेंट कोडॉन होते हैं उनको हम जीनोम में लगा देते हैं, जिससे हमारी जो प्रोटीन बनने वाली है उसकी ईल्ड बढ़ जाए। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मैक्सिमम प्रोटीन ईल्ड इन हेट्रोजिनस होस्ट। तो किसके लिए एसेंशियल है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हम उस प्रोटीन की मैक्सिमम ईल्ड जो है होस्ट के अंदर प्राप्त कर सके, यानी कि जब हम डालेंगे उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिल सके, इसलिए कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो द कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड सच एज प्रोलिन एंड ग्लूटामिन। जो प्रोलिन और ग्लूटामिन बनाने के लिए इनमें से कौन सा प्रिकर्सर होता है जिस जो दोनों में ही कॉमन है, तो उसको आप इस इमेज से समझ सकते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से पहले हम बनाएंगे ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से ही हम ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन बना सकते हैं। तो जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो कॉमन प्रिकर्सर है आपका ग्लूटामिन सिंथेसिस के लिए और आपका प्रोलिन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम में क्या करें, अगर आपसे पूछ ले कि आर्जिनिन और प्रोलिन के लिए कौन है कॉमन प्रिकर्सर, तब भी आप अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटामेट को ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो एसिड रेन क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज की जो वेस्टेज होते हैं उसमें NO2 और SO2 जो गैस होती है ये एटमॉस्फेयर में जा करके कई चीजों से रिएक्ट करके वापस रेन के फॉर्म में जब आती है, इसमें रेन जो आती है इसमें आपका H2SO4 और HNO3 ये आपका प्रेजेंट होता है। अगर कभी एसिड रेन हो और उस कंडीशन में कोई इंडिविजुअल वहां पर खड़ा है तो उसकी स्किन बर्न के चांसेस भी होते हैं। तो ये आपका मेनली यहाँ पर जो ऑप्शन में मैच कर रहा है वो आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए एसेंशियल होता है। तो ये आपका फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एंटीबॉडी इनिशियो डिटर्मिनेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन का पता करना है, तो इनमें से किसके द्वारा वो नहीं पता किया जा सकता है। तो क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम 3D स्ट्रक्चर पता करते हैं, न्यूक्लियर NMR के थ्रू हम 3D स्ट्रक्चर पता करते हैं, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको क्रायो EM भी बोलते हैं। इसे स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल मेथड इज टू यूज टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल में हमारा न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब मैक्रोमोलिक्यूल में ही प्रोटीन ये सब आ जाते हैं। तो इसके द्वारा भी हम 3D स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका यूज हम करते हैं एनालिटिकल टूल्स यूज फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो
ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सैंपल, किसी सैंपल में बहुत एक से ज़्यादा अधिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस मेजरमेंट कैन ऑफन बी यूज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मॉलिकुलर वेट ऑफ सैंपल कंपोनेंट एज वेल, उसका एग्जैक्ट मॉलिकुलर वेट कितना है और उसके अलावा उस सैंपल में क्या क्या कंपोनेंट है उसको पता करने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसका यूज 3D स्ट्रक्चर को पता करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, तो इसका हमारा फोर्थ आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। और इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज जो है वो हम 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट करेक्ट डिपिक्ट द बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है पहले उसको समझ लीजिए। तो इसमें बोला गया है ए इक्वल टू एप्सिलॉन पाथ लेंथ और सी। तो लाइट एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि पाथ लेंथ कितनी है और कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का। यानी कि यहाँ से कोई लाइट गिराई जा रही है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है और कितनी लेंथ इसको कवर करनी है उस पर डिसाइड होगा कि यहाँ पर जो इमिटेड लाइट है उसका अमाउंट कितना रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो बीच में लाइट कितनी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पे कितनी रिलीज होगी ये डिपेंड करेगा कि पाथ की लेंथ कितनी है और जो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसका कंसंट्रेशन कितना है। इसे ही हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ बोलते हैं। तो आप ऑप्शन में मैच करा लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा मैच कर रहा है एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन, ए इक्वल टू पाथ लेंथ कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एक फैक्ट आप समझ लीजिए। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया में पेटेंटेबल नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है उसकी डिस्कवरी जो है वो पेटेंट की जाती है। डिस्कवरी ऑफ ए लिविंग थिंग, कोई नई चीज आप डिस्कवर किए लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी भी आप पेटेंट करा सकते हैं। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, आप कंप्यूटर प्रोग्राम को भी पेटेंट करा सकते हैं। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो यहाँ पर पूछा गया था नॉट पेटेंटेबल, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ये आप पेटेंट करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो कह रहा है कि जब ऑक्सैलिक एसिड से एक CO2 रिलीज हो जा रहा है तो आपको कौन सा यहाँ पर जो एसिड है दिया हुआ है वो बनेगा। तो आप देखिए ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक CO2 अगर रिलीज हो गया तो जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई कैन नॉट बी यूज एज ए फ्लोरेसेंट प्रोब ऑफ माइक्रोस्कोपी। इनमें से चार डाई दिए गए हैं, इनमें से 3 डाई जो है वो माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंस प्रोब की तरह यूज किया जाता है और एक जो है वो नहीं किया जाता। जो नहीं किया जाता उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो डापी जो है ये हमारा एज ए न्यूक्लियर स्टेन के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है 4,6 डाई अमाइनो डाइनो 2 फिनाइल डोल और इसको शॉर्ट फॉर्म में डापी नाम देते हैं। विजुलाइज न्यूक्लियर डीएनए इन बोथ लिविंग एंड फिक्स सेल, दोनों ही जगह पर इसको न्यूक्लियर स्टेन कर सकते हैं, या तो फिक्स सेल है तब भी और लिविंग सेल है तब भी। डापी स्टेन वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड एक्सिस ग्रॉस सेल मॉर्फोलॉजी। इसकी सेल मॉर्फोलॉजी और नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हैं उसको पता करने के लिए हम डापी यूज करते हैं। तो ये हमारा एक न्यूक्लियर स्टेन है। वहीं हमारा जो फ्लोरेसिन होता है ये भी एक फ्लोरेसेंस स्टेन है। ये डिटेक्ट करता है डैमेज ऑफ कॉर्निया, यानी कि आंख में कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्लोरेसिन का यूज करते हैं। ये भी एक हमारा फ्लोरेसेंस डाई है। रोडामिन जो है वो रोडामिन बी जो होता है ये भी एक फ्लोरेसेंस कंपाउंड होता है। इसकी पीक जो होती है 560 nm पर एक्साइटेशन और इसका एमिशन जो है वो 567 पर है। ये भी एक फ्लोरेसेंस डाई है। ट्रिपेन ब्लू का यूज किया जाता है कोई सेल जो है वो लिविंग है या डेड है, या फिर हम बोले सेल साइटोटॉक्सिसिटी जो ऐसे होते हैं उसमें ट्रिपेन ब्लू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे में क्या होता है कि वे सेल जो लाइव हैं उनकी जो सेल जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रप्चर नहीं होती है तो ट्रिपेन ब्लू उनके अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो कोई भी स्टेन नहीं लेंगी। लेकिन वहीं क्या होता है कि वे सेल जिनकी सेल वॉल क्या हो चुकी है डैमेज हो गई है तो ट्रिपेन ब्लू उनकी मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर जाएगा और ये स्टेन लेती हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो स्टेन सेल है वो आपकी डेड सेल्स होती हैं और जो नॉन स्टेन सेल होती हैं वो आपकी लाइव सेल होती है। तो यहाँ पर कोई भी इनका फ्लोरेसेंस नहीं होता है। तो ट्रिपेन ब्लू ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कैन नॉट बी यूज्ड फ्लोरेसेंस प्रोब। तो ट्रिपेन ब्लू को हम फ्लोरेसेंस प्रोब के रूप में यूज नहीं करते हैं, इसका यूज साइटोटॉक्सिसिटी करने में किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है मैचिंग में। तो हमने सेल बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में एक कैंसर ऑफ क्लासिफिकेशन का एक लेक्चर लिया हुआ है, वहाँ पर किस तरह के किस कैंसर को क्लासीफाई किया गया है वो हमने मेंशन किया हो, तो वहाँ जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे डिस्कस करते हैं, तो द ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम लिम्फोइड सेल, अगर लिम्फोइड सेल से कोई ट्यूमर अराइज हो रहा है तो उसे हम लोग लिम्फोमा नाम देते हैं। तो सी का हो गया फर्स्ट। अब आप ऑप्शन मैच कराइए। सी का फर्स्ट केवल 2 ऑप्शन में जा रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। और हमने डिस्कस किया था जो लिक्विड ट्यूमर होता है, यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ल्यूकीमिया। तो कैंसर सेल अराइजिंग फ्रॉम हिमेटोपोएटिक सेल दैट डू नॉट ग्रो एज ए सॉलिड ट्यूमर, यानी कि सॉलिड ट्यूमर की तरह ग्रो नहीं कर रहा है, किसकी तरह ग्रो कर रहा है, लिक्विड ट्यूमर की तरह। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ल्यूकीमिया। तो हमारा हो गया डी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए पूछा गया है ए ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू। तो एंडोडर्मल टिश्यू यानी कि ए का आपका या तो थर्ड जाएगा या फिर क्या जाएगा, ये आपका फोर्थ जाएगा। तो ए ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी मसल सेल होती है वो मेसोडर्मल होती है, तो इसका आपका मसल सेल का जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा नाम देते हैं, क्योंकि मसल सेल की जो यूनिट होती है सार्कोमियर होती है। तो बी का हो गया आपका क्या, फोर्थ। तो बी का फोर्थ यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जल्दी हम मिलेंगे अगले ही लेक्चर में अन्य इसके आगे जो क्वेश्चन है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।